हरिओम। हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जैन योगा प्राथमिक कोर्स के अंतर्गत व्याख्यान क्रमांक 21 में मैं डॉक्टर रामरानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम लोग 3 व्याख्यानों से हम लोग 10वें अध्याय में हम चल रहे हैं। जैन योगा का 10वां अध्याय जो कि डॉक्टर सहज जी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें केंद्र और उनकी यंत्र रचना, सेंटर और उनके मैकेनिज्म्स के बारे में बताता है। उसी के अंतर्गत इससे पहले के आखिरी व्याख्यान में हमने देखा कि विभिन्न केंद्रों की तीव्रताओं के बीच का जो अंतर होता है, जो निर्णायक परिणामी तीव्रता होती है, जो फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है केंद्रों की, वो रंग दी जाती है उस केंद्र से जिसके पास क्या जाती होती है, सबसे ज्यादा तीव्रता होती है। तो वो अपने फेवर में दूसरे केंद्रों को क्या कर देता है, बदल देता है। उसका उदाहरण भी देखा कि सपोज आई केंद्र के पास +2000 हो और एस के पास अगर -6000 हो, तो -6000 +2000 के हिसाब से होना चाहिए 4000 तीव्रता, परिणामी तीव्रता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो फाइनल रिजल्ट इंटेंसिटी होती है वो इसके रंग में रंग दी जाती है, यानी वो भी जो +2000 थी आएगी उसको भी नेगेटिव कर दिया जाता है, और फाइनली परिणामी तीव्रता जो बचती है वो हो जाती है -8000, ना कि -4000। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको भी पॉजिटिव को खुद को नेगेटिव कर देना पड़ता है फोर्सफुली। उसके बाद हमने देखा कि आई केंद्र हमेशा दबा हुआ रहता है ई और एस केंद्र से। इससे उसका क्या होता है, नकारात्मक रवैया पहले निर्माण होता है, फिर उससे नकारात्मक आदतें निर्माण होती है, और अल्टीमेटली आपराधिक प्रवृत्तियां ऐसे इंसान में दिखती है। जो कि कंटिन्यूसली अगर आदमी का आई केंद्र ई और एस से दबा हुआ रहेगा तो पहले तो वो नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि हर टाइम वो कुछ करने की सोचता है, अच्छी चीज़ उसको उल्टा कर दिया, उसका डिसीजन को उल्टा कर दिया जाता है। क्योंकि आई केंद्र जो डिसीजन निकालता है और वो अपने आप निकालता है बिना कंसल्टिंग ई और एस केंद्र से, तो उसको हमेशा उल्टा कर दिया जाता है। इसलिए बार बार उसको जो विफलताएं सहन करनी पड़ती है, उससे उसका जो एटीट्यूड हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है, और फिर बाद में वो और डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर वो अल्टीमेटली अपराधी प्रवृत्तियां भी ऐसे इंसान में देखने को मिलती है। इच्छा शक्ति से हम ये बदल नहीं सकते। इसका इंपॉर्टेंट बात बताया डॉक्टर सहर जी कि हम लोग चाहें कि भाई हम लोग इसको बदल दें इच्छा शक्ति से, कि हमारे पास जो कोडेड इम्पल्सेस आ रहे हैं हम उसको बदल दें और आई के पास ज़्यादा आएँ और वो आई सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाए और ई और एस कमज़ोर हो जाए, तो इच्छा शक्ति से ये होने वाला नहीं है। और उससे ऐसा अगर हम करने की कोशिश करेंगे, ई और एस को इच्छा शक्ति से दबाने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमें विफलता ही मिलेगी, और उससे क्या होगा, निराशा का निर्माण होगा, जिससे आई केंद्र हमेशा के लिए क्या हो जाता है, दब जाता है ई और एस के अंडर, और इसलिए वो आत्मसमर्पण कर देता है, और फिर वो क्या करता है, उनका साथ देने लगता है। क्योंकि उसको अभी इतना बार हार चुका है वो कि वो सोचता है कि अभी इच्छा ही है कि मैं ई और एस को क्या करूँ, अभी सपोर्ट करूँ, वो ही अच्छा रहेगा। लेकिन सौभाग्य से प्रकृति द्वारा ठहराया गया है कि जब भी आई केंद्र इस प्रकार से पूरी तरह से दबा हुआ रहता है, तो प्रकृति हमें मौका देती है इस दबे हुए आई केंद्र को वापस बाहर आने के लिए। ऐसे मौका मिलते हैं जिसको उन्होंने क्या किया है, ज्योतिषी अवधि बताई है। जब वो बताया था आपको कि कोई गुरु और मंगल और सूर्य के जो डायरेक्शन होते हैं ना, आपस में एक ऐसा जोड़ बनता है जिससे उस ज्योतिषी अवधि में क्या होता है, आई केंद्र जो कंप्लीटली दबा हुआ था, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था ई और एस के अंडर, उसको वापस उसकी डोमिनेशन से बाहर निकलने का मौका देती है। क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम प्रगति करें, प्रकृति चाहती है कि हर एक इंसान प्रगति करे, इसलिए वो बार बार हमें मौका देती है। यह कलावधि लेकिन बहुत ही छोटी होती है, और अगर हमें मालूम ना हो तो इंसान उसको क्या कर देता है, उससे चूक जाता है। अगर ऐसा इंसान ऐसे समय में सही साधन खोज पाए तो फिर से वो क्या कर सकता है, प्रगति कर सकता है, और अपने डोमिनेशन जो है उसके ऊपर, जो उसके ऊपर वर्चस्व है ई और एस का, उससे वो क्या कर सकता है, मुक्त हो सकता है। और उसका जो कहने का मतलब है कि डोमिनेशन से क्या हो सकता है, वो मुक्त हो सकता है। प्रकृति ये चाहती है, इसलिए वो ऐसे इंसानों को बार बार मौका देती है। अब इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग केंद्रों की जो तीव्रता है वो एवरेज कितनी है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है, उच्चतम कितनी हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है, और एवरेज कितनी हो सकती है। उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि एम केंद्र की जो तीव्रता मैक्सिमम हो सकती है वो +2000 है, एवरेज होती है 750। आई केंद्र की होती है
+2000 या -2000 और एवरेज होती है +1000, और ई की होती है +4000 -4000 या एवरेज होती है +2000, और एस की होती है +8000 या -8000 और एवरेज होती है -4000। इससे ये मिलता है परिणाम कि जो थकावट और जो उत्साह और जो प्रेरणा, अगर हम लोग सही तरीके से डिकोडिंग करते हैं इन केंद्रों के माध्यम से तो हमें उत्साह और प्रेरणा मिलता है, और अगर गलत तरीके से डिकोडिंग किया तो क्या मिलता है, हमें थकावट अनुभव होती है। तो उससे क्या मालूम पड़ता है कि जो एम केंद्र के कारण अगर गलत तरीके से कुछ डिकोड हुआ भी तो उससे थकावट कम से कम महसूस होती है, क्योंकि उसको नेगेटिव नहीं है और उसका एवरेज क्या है, कम है। जो आई केंद्र से जो हम लोग ऊर्जा खर्चा करते हैं उसमें एम केंद्र के मुकाबले क्या होती है, ज़्यादा थकावट होती है, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी है और उसकी एवरेज इंटेंसिटी 1000 है, और ई का उससे डबल होता है, एस का उससे 4 गुना। यानी एस वाली सेक्स वाली गतिविधियां हमें ज़्यादा थका देती है, भावनात्मक गतिविधियां हमें ज़्यादा थका देती है कंपेयर टू आई और एम। एम सबसे जो हालचाल करते हैं, यानी जो फिजिकल एक्सर्शन आप करते हो वो कम से कम थकावट देने वाली है। इंटेलिजेंट जब आप काम करते हो, बुद्धि से काम करते हो, वो थोड़ा ज़्यादा थकाने वाली। इमोशंस में जब बहते हो तो और ज़्यादा थकाने वाली, और जब सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हो तो वो सबसे ज़्यादा थकावट पैदा करने वाली गतिविधियाँ होती है। केंद्रों के काम करने का सही ढंग हो तो वो क्या कर सकता है, और यानी आई और ई केंद्र को सलाह लेकर निर्णय ले तो क्या हो सकता है, और अगर सलाह न ले तो क्या हो सकता है। ये भी हमने देखा कल कि अगर आई केंद्र अपना ई और एस से प्रॉपरली सलाह लेके कोई निर्णय ले तो उससे क्या हो जाता है, परिणामी तीव्रताएं जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल बताया था आपको कि आई केंद्र के पास 1500 की तीव्रता हो और वो ई केंद्र के पास जाए और उसे सलाह ले कि मैं ये करूं, तो उसको +2000 हो तो उससे वो जुड़ जाती है तो 3500 होती है। और क्योंकि ई का पार्टनर कौन है, एस पार्टनर है, उसकी जो 4000 पॉजिटिव हो जाएगी वो भी जुड़ जाएगी, तो टोटल तीव्रता हो जाएगी 7500। अगर लेकिन वही अगर आई केंद्र ई और एस की उपेक्षा करता है, उनके पास सलाह लेने नहीं जाता है, तो ये तो +1500 पे होगा, लेकिन वो दोनों क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, तो उनकी -2000 -4000 -6000 रहेगी, और ये +1500 पे रहेगा, तो -6000 डोमिनेट करेगी 1500 पे, तो क्या होगा, इसको भी प्लस को क्या कर देगी, वो माइनस कर देगी, और इस प्रकार से वो हो जाएगा -7500 रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और अगर सहयोग मिले तो हो जाएगी वो +7500 रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसलिए आई केंद्र को हमेशा समझना चाहिए कि वो अकेला नहीं है भाई इस क्षेत्र में, उसके कुछ पार्टनर्स भी हैं, उनसे सलाह लेके चलेगा तो हमेशा फायदे में हमारा शरीर रहेगा, जिससे हमारी परिणामी तीव्रता हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को हम बचा पाएंगे। यहाँ तक हमने कल देखा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो केंद्रों के खेल की जो आंतरिक क्रियाविधि है, एक आदेश निकालने के लिए एक विचार अथवा एक मन का निर्णय लेता है सिर्फ एक पल्स बीट का अंश समय के अनुसार। यानी जो क्रियाविधि हम सोचते हैं ना, वो घटती है, यानी जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, कोडेड इम्पल्स आया और वो डीकोड होकर हमने क्या किया, उसको प्रतिक्रिया की, इसको कितना समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। एक अंश किसका, पल्स बीट का एक अंश। अब पल्स बीट क्या होता है भाई, पल्स बीट क्या होता है, पल्स बीट यानी हमारा जो पल्स रेट चलता है, नाड़ी, हाँ ना, इसको काउंट करेंगे तो एवरेज पल्स का क्या रहता है, हमारा जो पल्स का रेट है वो है 60 सेकंड में 72 पर मिनट, यानी एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड्स। तो ये पल्स चलती है 72 पल्स यानी बीट्स पर मिनट, हाँ ना, उसको बोलते हैं पल्स बीट। यानी वो उसका अंश, उसका भी क्या है, बहुत ही छोटा अंश। यानी पल्स बीट भी अगर देखेंगे ना तो 60 सेकंड में 72 चलती है, यानी 0.8 सेकंड हो गया, है ना, क्या हो गया, एक पल्स बीट क्या हो गया, 0.8 सेकंड। इसका भी बोलता है अंश, यानी उसका भी कम, है ना, इतना कम समय लगता है ये प्रतिक्रिया होने में। परंतु यह क्रियाविधि अगर ज़्यादा समय ले, या तो अगर कोई विसंकेतिक विचार पकड़ में रखा जाए ज़्यादा देर तक, समय तक, है ना, अगर इसको हम लोग ज़्यादा देर लगे, अभी तो लगता है, यानी क्या लगता है कि लगभग एक पल्स बीट में 12 विचार निर्माण होते हैं। एक पल्स बीट में कितना होता है, क्योंकि बोला ना पल्स बीट का भी क्या है, अंश है, अंश, तो उसमें 12 विचार अगर, लेकिन उसी को अगर ज़्यादा समय ले या एक ही विचार को हम पकड़ के रखें ज़्यादा समय तक, तो क्या होगा, फिर जो परिणामी तीव्रता होती है उसे गुणित करेंगे बीट्स की संख्या से,
जिसके लिए यह विचार पकड़ के रखा गया था। उदाहरण जो क्रियाविधि हमने अभी देखी, क्या देखी कि हमारा स्कोर था +7,500, लेकिन +7,500 अगर ज़्यादा देर तक रख पाए समय में या ज़्यादा उस स्कोर में वो परिणित हो सकता है। यानी अगर उसको हम लोग एक ही विचार को ज़्यादा देर होल्ड कर पाए तो क्या हो सकता है, उससे उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी देर तक होल्ड किया उससे जो उसकी परिणाम 7,500 को अगर हमने ज़्यादा देर होल्ड किया तो उससे उतना गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी परिणामी तीव्रता क्या होगी, और बढ़ जाएगी। यानी हो सकता है वो हज़ारों में चली जाए, 7,000 हो जाए, 8,000 हो जाए। अगर 10 सेकंड भी उसको रखे या 10 पल्स स्पीड भी उसको संभाल के रखे हम लोग ने एक विचार को, तो उससे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारा जो बचेगी ऊर्जा वो और कहीं ज़्यादा मात्रा में बचेगी। ये किसी एक खास विसंकेतिक विचार को पकड़ के रखना, यानी कोई भी एक विचार को, जो कोडेड इम्पल्स आया, विसंकेतिक विचार निकला, यानी डिकोड होके वो विचार में कन्वर्ट हुआ, उसको अगर हम पकड़ के रख सकते हैं, बाकी सबको बहिष्कार करके सभी 3 केंद्रों के द्वारा एक साथ सामान्य रूप से, हालांकि गलत तरीके से समझा जाता है एकाग्रता। अब लोग धारणा को क्या समझते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, यानी लोग क्या समझते हैं कि हम किसी एक विचार को क्या करेंगे, जबरदस्ती पकड़ के रखेंगे थोड़ा ज्यादा देर। इसलिए लोग कहते हैं ना, ओमकार पे ध्यान करो, एकाग्रता करो, ओमकार को एकाग्रता करो, यानी क्या, ओमकार मुंह से जपो, सामने आंखों के सामने भी ओमकार लाओ और कानों से भी ओमकार ध्वनि सुनो, अब इसको पकड़ के रखो। तो हमको लगता है अगर ओमकार 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 करेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, यानी हम धारणा का अभ्यास कर रहे हैं। यानी इसी को लोग कहते हैं कि एक ही विचार को पकड़ के रखना ज़्यादा समय तक, लोग उसको समझते हैं लेकिन वो गलत है। डॉक्टर सैर जी के हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं, ये गलत है। वो समझते हैं कि एक ही विचार को पकड़ के हम लोग थोड़ा लंबा समय तक खींचेंगे तो हो जाएगी धारणा। पूरे दुनिया भर में लोग अपना सिर तोड़ते हैं व्यर्थ में इसे पाने के लिए। कितना स्पष्ट लोग बोलते हैं, क्यों बता रहे हैं, उसका कारण बता रहे हैं कि भाई पूरे दुनिया भर के लोग ऐसे ही करते हैं। सबको ऐसे ही समझाया गया है, हमको भी ऐसे ही समझा गया है कि एक विचार लो, है ना, देश बंधहा चित्तस्य धारणा, ऐसा पतंजलि मुनि ने कहा है। तीसरे पाद का पहला सूत्र धारणा का डेफिनेशन है, देश बंधहा चित्तस्य धारणा। लेकिन कौन सा चित्त भाई, कौन सा चित्त आपका विचार को पकड़ के रख सकता है, ये नहीं। कौन सा, ये खंड 1 वाला नहीं, वो खंड 2 वाले 2B वाला का कर सकता है, उसके लिए ये चलता है। लेकिन हम लोग यहाँ खंड 1 की बात कर रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं खंड 1 में IESM पकड़ के रखेगा कोई विचार को ज़्यादा देर, यानी वो एकाग्रता हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं डॉक्टर सैर जी कि ये वो गलत तरीका है और पूरे दुनिया भर के लोग इस पर सड़ फोड़ते हैं अपना, कि कैसे भी करके हम एकाग्रता प्राप्त करें इन्हीं 4 केंद्रों के माध्यम से, जो कि इसके लिए बने ही नहीं गए हैं। ऐसा जिद्दी विचारों को बांधना एकाग्रता नहीं होती है वास्तविक अथवा योग शब्द के अनुसार। यानी अगर पतंजलि को देखेंगे, योग शब्द के अनुसार देखेंगे, तो ये एक्चुअली एकाग्रता का अभ्यास नहीं है। वास्तविक एकाग्रता संभव नहीं होती मस्तिष्क के खंड 1 के केंद्रों द्वारा। सिंपल, ये सिंपल फैक्ट है कि खंड 1 के केंद्र IESM एकाग्रता के लिए निर्मित किए ही नहीं गए हैं। इसलिए आप ये सोचो ही मत कि हम उसको अगर एक विचार को पकड़ के रखेंगे, IESM को लगा के रखेंगे कुछ सेकंड तक, तो हम एकाग्रता प्राप्त कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है, ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नैसर्गिक नहीं है, क्योंकि इसके लिए वो बने ही नहीं हैं। इन केंद्रों को अल्प समय, क्यों नहीं बने, उसका कारण अल्प समय में व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, जो कि सांकेतिक आवेग प्राप्त किए जाते हैं। जो भी कोडेड इंपल्स बाहर से आ रहे हैं, उसका डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास कौन है, यही है, यही आपको सजग रखेंगे। तो उनका काम है आपको सजग रखना, तो कहाँ वो एकाग्र कर पाएंगे। तो उनका काम, उनका बनाया ही इसके लिए गया है कि आपको सचेत रखें कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है। जो भी कोडेड इंपल्स, आपको मैंने कहा 120 प्रति सेकंड कोडेड इंपल्स बह रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उनको फेस कौन करेगा, उनको संभालेगा कौन, ये संभालते हैं। इसलिए इनका काम नहीं है कि वो एकाग्रता कर पाएं। कभी भी सिर्फ एक ही केंद्र की शुद्ध अथवा विशुद्ध तीव्रता नहीं हो सकती, यानी आदेश सिर्फ एक केंद्र द्वारा निकाला नहीं जा सकता है कि एक ही केंद्र की आगे शुद्ध, मैंने बोला ना, I खाली अकेला, E अकेला, S अकेला, ऐसा नहीं होता है, कॉम्बिनेशन होता है। 2 या ज़्यादा केंद्रों का हमेशा कॉम्बिनेशन, I या E, I या S या IES तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तभी जाके M डिसीजन लेता है। तो कभी भी शुद्ध रूप से एक केंद्र हमेशा काम नहीं करता है।
इसलिए हर एक विसंकेतिक विचार अथवा हर एक परिणामी तीव्रता का उत्पाद होता है अलग अलग केंद्रों की तीव्रताओं द्वारा, जिसमें से कुछ प्लस होती है, कुछ माइनस होती है, अथवा शून्य, अथवा सभी प्लस या तो सभी माइनस। इसलिए वो कॉम्बिनेशन में होता है। कभी भी एक केंद्र नहीं काम कर सकता है कि आई खाली काम कर रहा हो या ई खाली काम कर रहा हो, नहीं, वो कॉम्बिनेशन होता है। कुछ प्लस हो सकते हैं, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा कि आई प्लस था लेकिन ई और एस नेगेटिव थे, या फिर बाद में देखा अगर प्रॉपरली डिकोडिंग किया, उनका सहायता लिया तो तीनों प्लस हो गए, है ना। तो सभी प्लस या सभी माइनस या कुछ प्लस या कुछ माइनस, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होते रहता है। हर अंदरूनी क्रियाविधि वास्तव में लेती है 1/12 हिस्सा पल्स बीट का, और ये अवधि तय होती है स्कोर की जिसकी गणना की जानी है। यानी अल्टीमेटली एक अगर कहेंगे ना जो कोडेड इम्पल्स आ रहा है उसको डिकोड करने के लिए वास्तव में कितना समय लगता है, 1/12 ऑफ द पल्स बीट। यानी एक पल्स बीट में आपके 12 विचार निकले, 12 कोडेड इम्पल्स को हम लोग डिकोड करते हैं और 12 विचार एक ही पल्स बीट में। और आपको पल्स बीट मैंने क्या बताया, 0.8 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड्स में 72 पल्स चल रही है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा कितना, 60 डिवाइडेड बाई 72 इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में आपके 12 कोडेड इम्पल्स आ रहे हैं जो कि डिकोड होके उतने विचार निर्माण हो। कोई भी क्रियाविधि वो सही हो या गलत, 1/12 हिस्सा पल्स बीट से ज़्यादा समय नहीं ले सकती, उतना एवरेज लगता है उसको। अंदर की बैलेंस शीट तैयार की जाती है, प्रस्तुत की जाती है और पारित की जाती है इन निदेशकों के द्वारा। यानी बैलेंस शीट यानी क्या, कि कितनी हमने तीव्रता को बचाया या गवाया, ये बैलेंस शीट है। यानी पॉजिटिव सब रहेंगे तो हम लोग ने बचत की, और कुछ नेगेटिव रहेंगे तो हम लोग ने क्या किया, खपा दिया। तो ये बैलेंस शीट को मैनेज करता है कौन, ये आपस के निदेशक, यानी 4 केंद्र। चारों निदेशकों को बता देना चाहिए कि कैसे और किस तरह से वे जिम्मेदार हैं उनकी कंपनी की आर्थिक स्थिति के लिए। इनको मालूम होना चाहिए कि हमारी कंपनी की, यानी हमारा इस शरीर की आर्थिक स्थिति हमारे ऊपर निर्भर है। हम आपस में झगड़ा करेंगे तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, और अगर हम लोग का अपने में सहयोग रहेगा तो आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। लेकिन कौन उन्हें बताएगा कौन उन्हें, क्यों, क्योंकि कुछ मामलों में निदेशक इस मीटिंग में उपस्थिति नहीं होते हैं और उनके कार्य किया जाता है उनके अधीनस्थ, बताया था ना आपको, उनके चपरासी रहते हैं, उनके अंडर काम करने वाले। आय का बताया था ना, अलग अलग आय होते हैं, तो एक उनके जो अंडर काम करते हैं ना वो ही अटेंड करते हैं मीटिंग, जो मेन आय रहता है वो तो गुम हो जाता है ना। तो उनका कम महत्व के कर्मचारियों द्वारा ये होता है, इसलिए वो कौन बताएगा उनको। फिर भी व्यापार अच्छा है और सही है, थोड़े ध्यान देने से अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। फिर भी ये नुकसानकारक व्यापार नहीं है अगर हम थोड़ा सा इनको ट्रेन करें। किनको, इन आय केंद्र को, खास करके आय केंद्र को थोड़ा ट्रेन किया जाए, भाई तू सपोर्ट लेके काम करेगा तो तेरा ये प्रॉपर चलेगा और ये व्यापार में हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलने वाला है। तो इतना नुकसानकारक बिजनेस नहीं है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर ट्रेनिंग हो गई तो हो सकता है। केंद्रों को ये निश्चित करना चाहिए कि वे लागू करेंगे उचित तरीके, डिकोडिंग के क्या करेंगे, उचित तरीके। मुसीबत ये है कि उच्च केंद्र यानी खंड 2, 3, 4 मस्तिष्क से कभी कभी या कभी नहीं उपस्थित होते हैं खंड 1 की केंद्रों की बोर्ड मीटिंग में। अब बेचारे वो निर्मित ही नहीं हुए तो कहाँ आएंगे, उन्होंने अभी तक डेवलपमेंट ही उनका नहीं हुआ, तो वो कैसे गाइड करेंगे, तो वो तो गाइड नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ सुधारात्मक तरीकों को अपनाना पड़ेगा जिससे हमको इन्हीं को प्रगत करना है, इन्हीं को क्या करना है, रीट्रेनिंग करना है, इनको रीट्रेनिंग करना है, यानी आय को रीट्रेन करना है कि तू ई और एस से लफड़ा नहीं कर, क्योंकि खंड 2 खंड 3 और 4 तेरे को मदद करेंगे, इसकी अपेक्षा रखना बंद कर, क्योंकि वो तो है ही नहीं तेरे, वो आएंगे नहीं नीचे, वो बोलेंगे तू ऊपर आ जा हमारे ऊपर, तब हम तुमको मदद करेंगे। तू जब ऊपर चढ़ेगा, तेरा एनर्जी को सेव करेगा, तब हम तेरी मदद करेंगे, अब तेरी मदद हम नहीं कर सकते। औसत के नियम अनुसार प्लस और माइनस जुड़ते हैं और घटते जाते हैं। एक सामान्य इंसान की जिंदगी में अंत में जो अंतिम परिणामी तीव्रता होती है उतनी ही होती है जितनी जन्म के समय होती है, और इसलिए उसे मुश्किल ही मौका मिलता है आगे विकसित होने का। वही कहा ना, क्योंकि हर टाइम डिकोडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है, तो कभी कभी की भी जाती है तो कुछ प्लस मिलेगा, लेकिन बाकी समय में नहीं की जाएगी तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव सारा जिंदगी चलती रहती है। इसलिए जिस परिणामी तीव्रता के साथ हम जन्म लेते हैं, ये तो हम अपनी बात करना कि हमको नॉलेज मिल रहा है तो हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन जिनको नॉलेज ही नहीं है वो उनका तो ऐसे ही चलता रहता है, सारा दिन ऐसे ही बहाव में निकल जाता है और ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, यानी उनको कभी पॉजिटिव एनर्जी सेव करते ही नहीं है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव का जो खेल चलते रहता है, ऐसा चलते रहता है कि अंतिम परिणामी तीव्रता जो हमारी जन्म पे थी और जो हमारी मृत्यु के समय होगी,
उसमें खास फर्क नहीं पड़ता है, इनफैक्ट थोड़ा नेगेटिव होके ही हम लोग इस जन्म से विदा होके चले जाएंगे, क्योंकि उचित तरीके हमें पता ही नहीं है। अथवा प्रगति अगर थोड़ी भी होती है तो वो बहुत छोटी होती है और लंबी खींची हुई रहती है, यानी बहुत लंबे समय तक थोड़ी प्रगति हम कर सकते हैं अगर हो भी तो, अगर वो भी हमको थोड़ा सा ट्रेनिंग मिला तो। एक सामान्य इंसान आमतौर पर लापरवाही से सोचता है और 12 विचार एक पल्स स्पीड के दर पे, यानी ये नॉर्मल एवरेज इंसान का है। यानी हम लोग क्या करते हैं, 12 विचार एक पल्स स्पीड में हम लोग सोचते हैं। इस प्रकार जागने के घंटों के दौरान वो मन में लाता है 12 इंटू कितना 72 पल्स, बताया ना पल्स स्पीड कितने होते हैं एक मिनट में, एक घंटे में, है ना, एक मिनट में 72 पल्स स्पीड इंटू 60 यानी 60 मिनट्स, 60 मिनट्स यानी एक घंटा, तो एक घंटा यानी 60 मिनट्स, उसमें एक मिनट में 72 पल्स स्पीड और 12 विचार कर रहा है, तो 12 इंटू 72 इंटू 60 इज इक्वल टू 51,840 विचार प्रति घंटे। ये होता है हमारे सोचने का दर, ये हमारे बीच। और ऐसे सोचने की दर से सोचो, आप बोलोगे हम एकाग्रता प्राप्त करें, है ना, हम माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें और क्या क्या करें ध्यान, तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। सही तरीकों से इस दर को उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। ये तो है नॉर्मल कि एवरेज तो है 12, लेकिन हम चाहें तो उस डिकोडिंग रेट को क्या कर सकते हैं, 12 विचार जो है प्रति पल्स बीट को हम उसकी दर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, किया जा सकता है। और बाद में हमें होगी परिणामी प्लस परिणामी तीव्रता, अगर उसको कम कर पाएंगे तो हम कुछ सेविंग्स कर पाएंगे, प्लस परिणामी तीव्रता निर्माण कर पाएंगे। हालांकि सुधारात्मक तरीकों से और उनके सतत लागू करने से, जैसे इस किताब में दिखाया गया है, विचारों का दर और भी अधिक पर्याप्त रूप से हम कम कर सकते हैं। यानी करेक्टिव मेथड्स लगाया आपने, जो कि आगे बताएंगे 12वें चैप्टर में, उसको अगर हमने लागू किया तो इस जो इंक्रीज्ड रेट है, यानी जो 12 प्रति मिनट है, यानी 12 प्रति पल्स बीट जो हो रहे हैं विचार, और जो लगभग 51,000 इतने विचार हो रहे हैं हमारे एक घंटे के अंदर, उसको हम कर सकते हैं। पूर्वजों का अनुभव हमें निम्न तरीका देता है। अब वो पूर्वजों ने अनुभव किया है, यानी जो प्राचीन ऋषि मुनि है, उनके अनुसार एक तालिका बताई है, एक टेबल बताया है, जिसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सेक्शन 1 में क्या होता है, सेक्शन 2 जब होता है तो क्या होता है, सेक्शन 3 में क्या हो सकता है, और सेक्शन 4 जब डेवलप होगा तो क्या हो सकता है, उसमें बता रहे हैं। इस प्रकार से तालिका दी है। क्या देखिए आप कि परिणामी तीव्रता समझो प्लस माइनस है, +10 है, +10 और -10, तो उसका हर विसंकेतिक क्रियाविधि का समय बता रहे हैं कि 1/12 हिस्सा पल्स बीट का, यानी क्या, विचारों की संख्या पल्स बीट में कितनी होती है, 12। और इसमें क्या बता रहे हैं, इससे कम भी कभी कभी दिखाया जा सकता है, लेकिन अनजाने में सामान्य उथली सोच और नित्य व यांत्रिक सोच बहुत कम अंक देती है। ये जो हमारी उथली सोच है, यानी माइंड, ये क्या बता रहे हैं, कार्य क्षेत्र किसका बता रहे हैं, खंड 1 का कार्य क्षेत्र बता रहे हैं। तो खंड 1 के कार्य क्षेत्र में हम लोग जो नॉर्मली एवरेज इंसान है वो कौन से पोजीशन में रहते हैं, पोजीशन नंबर 1 पे रहते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि हम लोग 12 विचार डिकोड करते हैं एक पल्स बीट में, है ना, और इसके लिए हम उस अवस्था में रहते हैं। लेकिन अगर उसमें हम लोग ने थोड़ा सा और प्रगति की तो हम नीचे जा सकते हैं, कहाँ तक, 1 से लेके 8 तक जा सकते हैं, यानी हमारी परिणामी तीव्रता को हम बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार से, कैसे, अगर हमने किसी विचार को होल्ड करके रखा लंबे समय तक, बताया ना आपको, पल्स बीट में जो हो रहे हैं 12 विचार, उसमें से अगर हम लोग 10 करके आए, समझो 1/10 हिस्सा पल्स बीट का लेते हैं, अभी तक तो क्या है 1/12 है, 1/12 है, उसमें हम लोग 12 विचार पल्स बीट में कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको 1/10 कर दिया तो 7 विचार होंगे आपके पर पल्स बीट में, 1/8 कर दिया तो 6 विचार होंगे, 1/6 हो गया तो 5 होंगे, 1/4 हो गया तो क्या हो गया, 4 विचार होंगे, 1/3 तो 2 विचार होंगे, हाफ हिस्सा पल्स बीट का 1/2 तो यानी 2 विचार होंगे। और अगर एक पल्स बीट में क्या किया आपने, उसको होल्ड करके रखा, तो सिर्फ एक पल्स बीट में कितना विचार आएगा, एक। नॉर्मली कितना आता है वो, एक पल्स बीट में 12। लेकिन अगर हम लोग ने उसी को होल्ड करके रखा लंबे समय तक, तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एक आदमी जो खंड 1 से काम कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस अवस्था तक पहुंच सकता है, 1 से लेके 8 तक, इसी रेंज में घूमते रहते हैं। ज़्यादा करके हम लोग फर्स्ट पे ही रहते हैं, किस पे, यानी 12 विचार प्रति पल्स बीट हम डिकोड करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा और उसको रोक के रखा और मेथड्स आपके सही तरीकों को अपनाया, ज़ेनयोगा में जो बताया सुधारात्मक तरीके अपनाए, तो आप कहां तक पहुंच सकते हो, एक विचार एक पल्स बीट में, यहां तक आप बढ़ सकते हो। और इसमें आपकी परिणामी तीव्रता कितनी होगी, प्लस या
300 तक जा सकती है। या आप जा सकते हैं आपके खंड 1 का इस्तेमाल करके। अगर खंड 2 में पहुंच गए, उसमें वही बता रहे 9th नंबर क्या है, निष्पक्ष है, जहां पे आपका स्थानांतरण होता है, यानी आप क्या कर गए, अभी क्रिटिकल सर्टन स्टेज पहुंच गए और अभी नो मैंस लैंड क्रॉस करके आप खंड 2 में आप पहुंच गए। उस समय क्या होता है, एक पल्स बीट यानी 2 पल्स बीट में आप एक विचार, नॉर्मली क्या बताया था वहां पे 8वें तक एक ही पल्स बीट में एक विचार। अब यहाँ पे एक ही विचार लेकिन 2 पल्स बीट में। फिर आप और आगे बढ़ सकते हैं, 2.5 पल्स बीट में एक विचार, फिर 3 पल्स बीट में एक विचार, फिर 3.5 पल्स बीट में एक विचार। यानी सुधारात्मक तरीकों से किसी की गहरी सोच हो सकती है, जैसे बाद में बताया। यानी इसमें आपकी सोच क्या हो रही है, और गहरी होती जा रही है। यानी अभी आपका सेक्शन 2B खुल गया है, जिससे आप क्या कर रहे हो, एक ही विचार को ज्यादा कालावधि तक रोक के रख सकते हो। आप समझ रहे हैं मेरा बात। यानी पल्स बीट का नहीं, वो जो कालावधि है एक ही विचार को पकड़ के रखने की, अब क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसलिए आपके विचार क्या हो रहे हैं, अभी कम आ रहे हैं। यानी ये एकाग्रता का अभ्यास यहां से शुरू हो सकता है। फिर अगर आपका कार्य क्षेत्र 3 खंड का तीसरे खंड का देखेंगे तो 4 पल्स बीट में एक विचार हो रहा है डिकोड। फिर आगे जाएंगे तो 4.5, फिर 5 और 6, और उतनी ही आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी सेव कर रहे हैं। देखो सामने लिखा हुआ है एनर्जी, यानी अगर 4 पल्स बीट में है तो 9000 आप बचा रहे हैं अंदर, परिणामी तीव्रता होगी। और अगर वही 6 पल्स बीट में एक विचार हो रहा है तो आपके 18,000 एनर्जी ये सेव हो रही है। उच्चतर ज्यादा शुद्ध सोच अथवा तीव्र नकारात्मक सोच एक लयबद्ध, यानी अभी आपने क्या किया है, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का अभ्यास किया है, सुधारात्मक तरीकों का अपनाया है, तो आप क्या कर रहे हो, आपका विचार बहुत ही कंसंट्रेशन बढ़ गया है, जिससे आप एक ही विचार को 5 या 6 पल्स बीट तक भी रोक सकते हो। और फिर खंड 4 का जो कार्य क्षेत्र होता है, जहां पे माइनस होता ही नहीं, यहां तक प्लस माइनस चल रहा था, आपने देखा कि खंड 2 खंड 3 में भी क्या हो रहा था, या तो पॉजिटिव रहेगी या तो नेगेटिव रहेगी। लेकिन खंड 4 में एक प्रगत अवस्था है जहां पे नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है, सब तीव्रताएं क्या होती है, पॉजिटिव। और यहाँ पे तो आप समाधि तक भी पहुंच सकते हो, यानी एक ही विचार को बहुत लंबे तक आप रोक के सकते हो, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है, खंड 1 की प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है, जब 3 टप्पे लयबद्ध सांस सिद्ध की जाती है, जो आगे बताएंगे सुधारात्मक तरीकों में, हम लोग परसों के लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार से 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में बताते हैं। तो वो जब आपने उसका अभ्यास किया बहुत लंबे समय तक और उसको क्या कर दिया, सिद्ध कर लिया, यानी आपको अभी परफेक्शन आ गई उसमें, तो सांस की गति गिर जाती है 18 और 20 1 मिनट से लेकर 12 प्रति मिनट में, और उसी रूप में पल्स की दर भी गिर जाती है। आप चेक करो, मैं अभी चेक करता हूं, तो रियली जो कह रहे हैं यहाँ पे वो बिल्कुल सच्चाई है कि जो 2 सालों से 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का अभ्यास करने के बाद अभी कभी भी काउंट करेंगे ना, तो पल्स जो होता है, यानी जो ये सांस की गति है, वो 12 प्रति मिनट एकदम स्थिर हो चुकी है। अभी वो कम बढ़ती नहीं है बिल्कुल, जो कि नॉर्मली होती है कितना, 18 से 20 या 14 16 18 20, इस प्रकार से उसकी रेंज होती है हमारे सांस की गति प्रति मिनट। वो गिर जाएगी कितना, 12। और जो पल्स की रेट है, जो नॉर्मली कितना बताया अभी, 72 पर मिनट, वो गिर जाएगी 51 और 72 के बीच में होगी। यानी 72 से ऊपर तो कभी होगी नहीं, लेकिन वो ज़्यादा करके 51 और 72 के बीच में गिर जाएगी। ये हो सकती है आपकी पल्स और रेस्पिरेटरी रेट, यानी सांस की गति और पल्स की रेट गिर जाएगी, क्योंकि सुधारात्मक तरीकों का आपने अभ्यास किया है, यानी 3 स्टेप लयबद्ध ब्रीदिंग का अभ्यास किया है, खाने के ऊपर काम किया है, नींद के ऊपर काम किया है, सेक्स के ऊपर काम किया है, और विचारों को ड्रिफ्ट वॉचिंग करके उनको भी कंट्रोल किया है। तो ये सब करने से आपको क्या हो जाएगा, ये दर गिर जाती है। जितनी धीमी हमारी पल्स की दर होगी, उतनी धीमी हमारी श्वसन और उतनी लंबी हर एक पूर्ण श्वास होगी। जितना पल्स रेट कम और जितना आपका सांस की गति कम, उतना ही हर एक सांस आप पूरा भर के अंदर ले पाओगे, यानी आपका बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन अंदर जा पाएगा प्रत्येक सांस में। बदले में यह अपने आप गिरता है सांकेतिक आवेदों की दर को, जो कि या बदले में ये अपने आप गिराता है सांकेतिक आवेदों की दर को, जो कि मस्तिष्क द्वारा विसंकेतिक होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जैसे ही पल्स रेट कम हो गया, आपका जैसे ही श्वास की गति कम हो गई, या आप जितना डिकोडिंग कर रहे हो, है ना, एक विचार आया, कोडेड इम्पल्स आया, उसको जो डिकोड करने की जो गति होती है, वो भी अपने आप क्या हो जाती है, श्वास और पल्स रेट के कम होने से वो डिकोडिंग की गति भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसके लिए विचार निर्मिति कितनी होती है,
कम होती है, इसलिए आप एक ही विचार को क्या कर सकते हो, लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। कार्य क्षेत्र बी सी डी जो बताया मैंने आपको, कार्य क्षेत्र ए किसका था, खंड 1 का था। कार्य क्षेत्र बी किसका था, खंड 2 का। कार्य क्षेत्र सी किसका था, खंड 3 का। और कार्य क्षेत्र डी किसका है, खंड 4 का। पहुंचने की अपेक्षा करना ऊपर दी तालिका में, यानी आपको एक आवेदक और एक स्वीकार किया हुआ आवेदक होना चाहिए गुरुओं के बीच। यानी उसका मतलब क्या है, अगर आपको वहां तक पहुंचना है बी सी डी तक, तो वो तभी पॉसिबल होगा कि जब आपने एक स्वीकृत एक शिष्य बन गए और गुरु ने आपको क्या किया है, मास्टर ने आपको टेक ओवर कर लिया है, तभी आप पहुंच पाओगे। यानी आपको क्या करना है कि क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक पहुंचना है। सीसीएस के बाद नो मैंस लैंड क्रॉस करके जब उस पर पहुंचोगे तो खंड 2 ब में पहुंचोगे, यानी इस तालिका में बी, फिर खंड 3 तक पहुंचोगे इस तालिका में सी, और खंड डी तक पहुंचोगे इस तालिका में डी, है ना, ये खंड 4 तक पहुंचोगे। तो वो तभी हो सकता है जब आपके गुरु ने आपको क्या किया, एक शिष्य करके स्वीकार कर लिया, और तभी ये पॉसिबल हो सकता है। यह संभव नहीं होता जब तक कि समर्पित सालों का अभ्यास से हर एक विचार प्राप्त करता है बहुत ज्यादा प्लस परिणामी तीव्रता। यानी ये तभी संभव होगा जबकि आपका हर एक विचार जो हो रहा है, यानी कोडेड इंपल्स आ रहा है, आपके IES में इतना सामंजस्य है अभी कि उनमें लड़ाई नहीं होती है, और जो भी कोडेड इंपल्स आया उससे क्या किया, तीनों जुड़ गए, और तीनों की जुड़ के क्या होगा, परिणामी तीव्रता हमने क्या किया, बचा ली, प्लस में ही रही हमेशा। तो ये जब सालों से आप इसका अभ्यास करोगे और हर टाइम आपकी हर एक विचार के लिए आपकी तीव्रता इकट्ठी होते जाएगी, तभी आपकी वो परिणामी तीव्रता इतनी बढ़ जाएगी कि आपको संभव हो पाएगा, उससे पहले नहीं। यानी हर एक विचार में आपको क्या करनी है, एनर्जी को सेव करना है। सामान्य व्यक्ति काम करता है कार्य क्षेत्र ए में, और वो भी क्रमांक 1 पे होता है, आपको मैंने बताया ना, क्रमांक 1 पे, यानी 1/12 ऑफ अ पल्स बीट, यानी एक पल्स बीट में 12 विचार। ये सामान्य इंसान की हमारी सबकी श्रेणी वही है, यानी चार्ट में ए में पहले क्रमांक पे, जहां पे 12 थॉट विचार डिकोड होते हैं एक पल्स बीट में। कभी कभी बेहोशी में वो उतार चढ़ाव करता है और क्रमांक 6 तक पहुंच सकता है, और कभी कभी बहुत ही दुर्लभ अवसर में वो 8 तक पहुंचेगा। पता है ना, 1 से 8, 8वें नंबर पे क्या था कि एक विचार एक पल्स बीट पे, नॉर्मली कितना होता है, एक पल्स बीट में कितने होते हैं, 12 विचार, तो वो नीचे आ सकता है। यानी कभी कभी उसकी एकाग्रता बढ़ गई और उसने बहुत ही डिकोडिंग अच्छा किया और सभी विचारों को पॉजिटिव नमूने से डिकोडिंग किया, तो वो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक कि ये भी उसे प्रतीत होता है एक प्रेरित फल अथवा अनुग्रह का फल। यानी यहाँ तक भी पहुंचा ना, तो सामान्य इंसान बोलता है कि बहुत बड़ी चीज मैंने क्या की, हासिल कर ली। उसको प्रेरित फल यानी अनुभव इतना अच्छा आता है कि उसको प्रेरणा मिलती है अंदर की मैं यहाँ तक, यानी एक ही विचार को क्या किया मैंने, एक पल्स बीट तक क्या किया, यानी एक पल्स बीट में सिर्फ एक विचार का निर्माण हुआ। नॉर्मली क्या होता है, 12 विचार होते हैं एक पल्स बीट में निर्मित। ऊपर दी गई तालिका में क्रमांक 1 से 8 और क्रमांक 9 से 17 के बीच में फर्क क्या होता है। ये 9 से 17 का क्षेत्र क्या है, ये 9 से 17 का क्षेत्र क्या है, 9 से शुरू होता है, पहले सेक्शन 2B में होता है, फिर सेक्शन 3 में होता है, और फिर सेक्शन 4 में। ये 17, 9 से 17 2B, 3 और 4 का क्षेत्र है, और 1 से 8 किसका क्षेत्र है, सिर्फ खंड 1 का क्षेत्र है। तो उनमें एक महत्वपूर्ण फर्क क्या है, ये ऐसा ही है जैसे बताते हैं कि जैसे एक पन्ने को आप भरें कुछ लिखकर, जो कि सारा गलत हो या सारा सही। जो आप खंड 1 में काम कर रहे हो ना, तो जो भी लिखोगे पन्ने में वो आप गलत ही लिखोगे, सही कुछ नहीं लिखोगे। और 2 आपका 2B और 3 और 4 डेवलप हो गया ना, तो जो भी लिखोगे वो सही लिखोगे। इस प्रकार से इतना बड़ा अंतर होता है, जमीन आसमान का फर्क। यानी दूसरा क्या होता है फर्क, कि क्रमांक 1 से 8 अनजाने में पहुंचा जाता है। कभी कभी आदमी पहुंच सकता है, कि बोला ना आपको, नॉर्मली हम लोग पोजीशन 1 में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो हम आके 8 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो हम प्रयासपूर्वक नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे ही अनजाने में कभी कभी हम आ जाते हैं, हमारी एकाग्रता थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है, हम पहुंच जाते हैं। लेकिन क्रमांक 9 से 17 जो होता है, उसको होश पूर्वक, उसको मेहनत से क्या करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। इतना आसानी से बेहोशी में आप वहां पे पहुंच नहीं सकते हो। चेतना अथवा जागरूकता ऐसी ही हर एक क्रियाविधि में एक शक्तिशाली आगे का कदम है। यानी जो 9 से 17 होता है ना, उसमें आपकी चेतना और आपकी जो जागरूकता है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है, ऐसा ऑर्डिनरी चेतना और जागरूकता नहीं होती है। आगे समझाने के लिए क्रमांक 1 से 8 में
आय केंद्र को छोटे अंश में सहयोग होता है दूसरे केंद्रों का, क्योंकि यहाँ पे इतना सहयोग नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक किसी थॉट को होल्ड नहीं कर सकता है, इसके लिए उसकी परिणामी तीव्रता बढ़ती नहीं है। किसमें? 1 और 8 से, 1 से 8 के बीच में आय केंद्र को सहयोग होता है, लेकिन बहुत ही थोड़े अंश में। किसका? ई और एस का। और क्रमांक 9 से 17 में ई और एस केंद्र स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं आय केंद्र को उनका सबसे वरिष्ठ निदेशक और उसके साथ सहयोग के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसके मार्गदर्शन में काम करते हैं। यानी 9 से 17 में फर्क क्या है? जब आपका खंड 2 ब 3 और 4 खुल जाएगा, उसका मतलब अभी क्या हो गया है? आई ई एस की लड़ाई खत्म और आय को ई और एस ने मान लिया है कि आप हमारे सबसे क्या हो? सीनियर मोस्ट हो और आप जो कहोगे हम उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। इसलिए कोई लड़ाई नहीं। इसलिए क्या होता है? एक थॉट को हम ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं और इससे हमारी परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। सिंपल फैक्ट। थोड़े समय के लिए फिलहाल हम एम केंद्र को विचार नहीं करते। क्रमांक 8 से आगे उच्चतर मन काम करता है। जैसे बताया 1 से 8 तक आपका खंड 1 काम कर रहा है, 9 के बाद आपका रूपांतरित होता है खंड 1 से 2 ब में और फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक क्या करते हैं? आपके 2 ब 3 और 4 यानी उच्च प्रकार के खंड आपके काम करते हैं। मानसिक बैंक खाता करते जाता है एंट्रीज खाते बही में। ये मन का जो खाता है ना अंदर, वो बैलेंस शीट में क्या करता है? वो एंट्रीज करते जाता है। कितनी कितनी तीव्रता बची, कितना यहाँ से बचा, यहाँ से बचा, यहाँ से बचा, उसकी एंट्री सारी। जैसे लेजर में कैसे एंट्री करते हैं बैंक में, यहाँ से आया पैसा जमा हुआ, तो कितनी आपकी तीव्रता बच रही है उसकी सारी एंट्रीज होती रहती है। जब धन कुछ स्तरों तक पहुंच जाता है, यानी आपने बहुत इकट्ठा कर लिया धन, एंट्रीज होते जा रही है और आपका नुकसान समझो नहीं हो रहा है अभी, तो आपका धन जमा होते जा रहा है। तो धन जब बहुत कुछ स्तरों तक जमा हो जाता है, या तो प्लस या तो माइनस, खाते को वर्गीकृत किया जाता है श्रेष्ठतर में, और जब ये और ऊंचे स्तरों पर जमा होता है उसको वर्गीकृत किया जाता है श्रेष्ठतम में। एक सामान्य खाता है जहाँ पे इतनी आपकी इंटेंसिटी है, लेकिन आपने अभी क्या किया? आपने अभी सही तरीके के समझ में आ गई आपको बात, तो आपका आय केंद्र अभी क्या कर रहा है? ई और एस से सलाह ले रहा है बार बार। तो उससे क्या होता है? आपकी हमेशा इंटेंसिटी क्या होती है? प्लस में रहती है, तो वो क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। और उसको अगर आप ज़्यादा देर तक किसी विचार को रख पाओगे तो और इंटेंसिटी और ज़्यादा होती है, गुना उसको क्या मल्टीप्लाई की होती है। तो इस प्रकार से अगर आपका आय केंद्र सही तरीका सीख लेता है ई और एस से कैसे बिहेव करें और उनसे कैसे उनका समर्थन ले, तो उससे क्या होता है कि आपका बैंक बैलेंस धीरे 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 बढ़ने लगता है। और जब एक स्तर पे पहुंचता है तब उसको कहते हैं श्रेष्ठतर, और उसके बाद और एक स्तर पे पहुंचता है उसको कहते हैं श्रेष्ठतम। यानी 3 है, एक सामान्य अकाउंट, एक श्रेष्ठतर और एक श्रेष्ठतम। उसका क्या रहता है मीनिंग, वो अभी यहां पे बताएंगे आपको। जब सामान्य खाता दिखाता है बाकी रकम, ध्यान से सुनना है, इसको ध्यान से समझ लेना है, प्लस या माइनस 1.5 करोड़ आवर्तन इकाई है ना, आवर्तन का इकाई यानी इंपल्स का जो एक्टिविटी होता है ना, जो तीव्रता बचती है उसकी आवर्तन इकाई यानी यूनिट्स कितने हैं? 1.5 करोड़ है ना। आवर्तन है रोटेशन यूनिट्स जब बचते हैं, कंपनों की परिणामी तीव्रता बता रहे हो, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर आपने जमा किया कितना? 1.5 करोड़ यूनिट्स। अभी जो बताया ना 7,500 यूनिट्स बताया ना हमने, आप एक ऑपरेशन देखा तो उसमें 7,500 बचे आपको, तो ये 7,500 जमा करते गए और जब इसकी जाके टोटल अकाउंट में बचता है आपका बैंक में कितना समझो 1.5 करोड़ ये यूनिट्स जमा हो गए, तो उसको क्या कहेंगे? उसे स्थानांतरित किया जाता है श्रेष्ठतर खाते में। अब वो उपलब्ध हो जाता है उसको कि उसको हम क्या कहें? अभी सामान्य से उसको क्या कहें? अभी भाई आपका खाता अभी थोड़ा श्रेष्ठतर हो गया है, थोड़े पैसे की बचत हो चुकी। कितना? 1.5 करोड़ रोटेशन इकाई, आवर्तन इकाई, यानी इतने यूनिट्स आपने क्या किया? तीव्रता के अब जमा कर लिए हैं अपने बैंक बैलेंस में, तब उसको स्थानांतरित किया जाता है श्रेष्ठतर में। और ऐसी बाकी रकम एक सुपर यूनिट के बराबर होती है, यानी इसको कहेंगे 1 सुपर यूनिट। क्या कहेंगे? जब आपका बैंक बैलेंस 1.5 करोड़ यूनिट्स पे पहुंचता है तो 1.5 करोड़ यूनिट इज इक्वल टू 1 सुपर यूनिट, और उसको हम क्या कहेंगे? श्रेष्ठतर अकाउंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? श्रेष्ठतर अकाउंट। श्रेष्ठतर अकाउंट तब होता है जब 1.5 करोड़ यूनिट्स आपने बचा लिए और उसको हम कहते हैं 1 सुपर यूनिट।
क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आगे जाके कितने सुपर यूनिट और करोगे तो आपका वो किस में हो जाएगा कन्वर्ट? श्रेष्ठतम में। तो यहां बताएंगे जब एक खाता इकट्ठा करता है 10,000 ऐसे सुपर यूनिट्स, एक सुपर यूनिट यानी क्या? 1.5 करोड़, और ये 10,000 ऐसे सुपर यूनिट जब जमा हो जाते हैं फिर ये बाकी रकम स्थानांतरित कर दी जाती है श्रेष्ठतम खाते में, जो बराबर होता है इज इक्वल टू 1 ज़ेन्योगा यूनिट। अभी आपको समझेगा 1 ज़ेन्योगा यूनिट यानी क्या, कि 1 ज़ेन्योगा यूनिट इज इक्वल टू 10,000 सुपर यूनिट्स, और 1 सुपर यूनिट इज इक्वल टू 1.5 करोड़ इकाइयां। तो 1 ज़ेन्योगा कितना हो गया? 15,000 करोड़ इकाइयां, 15,000 करोड़ यूनिट्स इज इक्वल टू 1 जेड योगा यूनिट। और तब 1 जेड योगा यूनिट की एनर्जी आप बचा पाओगे तब क्या होगा? आपका कुंडलिनी शक्ति जो नीचे सोई पड़ी है वो उठने लगेगी, और जब 2 जेड योगा यूनिट हो जाएंगे यानी 30,000 करोड़ यूनिट्स जब जमा हो गए तब जाके आप सीसीएस पे पहुंचोगे। आप समझ में आएगा? अब जो उस दिन बताया था जेड योगा यूनिट, उसका डेफिनेशन आप दे रहे हैं। यानी आपका खाता 3 खातों में डिवाइड किया गया है, सामान्य खाता, श्रेष्ठतर खाता, श्रेष्ठतम खाता। सामान्य खाता जब बढ़ते 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 1,500 करोड़ 1.5 करोड़ तक आ जाते हैं यूनिट्स, तो उसको श्रेष्ठतर में कन्वर्ट किया जाता है। उसका मतलब होता है 1 सुपर यूनिट, और जब 10,000 सुपर यूनिट जमा हो जाते हैं तो हो जाता है वो श्रेष्ठतम में। उसका मतलब होता है कि आपका 1 जेड योगा यूनिट इज इक्वल टू 15,000 करोड़ यूनिट्स। तो ये जब आपका 15,000 करोड़ यूनिट दिखाता है तो वो बन जाता है 1 जेड योगा यूनिट। उसमें बता रहे हैं कि ऐसा खाता दिखाता है प्लस अथवा माइनस जमा रकम 15,000 करोड़ साधारण यूनिट्स परिणामी तीव्रता के। जब 2 जेन योगा यूनिट्स इज इक्वल टू 2 जेन यूनिट्स यानी कितना हो गया? 30,000 करोड़ नॉर्मल यूनिट्स जमा किए जाते हैं, इंसान पहुंचता है कहाँ पे? उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था यानी सीसीएस पे। तो अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? 1 जेड योगा यूनिट कितना है? यानी इतनी आपको एनर्जी, यानी हर एक जो भी कोडेड इंपल्स आता है उसको सही तरह से डिकोड करेंगे, उससे जो परिणामी तीव्रता होगी उसको हम बचाएंगे तो आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। और जब बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाएगा तब आप पहुंचोगे सीसीएस पे। यानी आपका टारगेट क्या है सबको? कि हमको परिणामी तीव्रता बचाने की कितनी? 30,000 करोड़ यूनिट्स, या तो इजिकल टू 2 जेन योगा यूनिट्स। एक सामान्य इंसान के पास, हमारे जैसे इंसान का कितना होता है? खाता होता है छोटा माइनस। हमारा खाता अभी करंटली कितना है? छोटा माइनस खाता है, या तो छोटा प्लस बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बस। वो 1000 करोड़ की बात छोड़ दो, अभी हमारा नॉर्मल ऐसा है क्योंकि हम लोग गलत तरीके से डिकोडिंग करते हैं तो एनर्जी कुछ बचा नहीं पाते हैं। उसके बाद आता है नो मैंस लैंड। अभी सीसीएस के बाद क्या आ जाएगा? नो मैंस लैंड की अवस्था, महत्वपूर्ण खास अवस्था के आगे। यहाँ पे भी फिर से 2 जेनों का यूनिट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। यानी अगर सीसीएस तक आपने 2 जेनों का यूनिट इकट्ठे किए तब आप पहुंचे, तो अभी ये नो मैंस लैंड यानी प्रत्याहार का जो स्टेज है वहाँ पे आपको धीरे धीरे प्रगति करनी है और उस नदी को क्रॉस करना है एक किनारे से दूसरे किनारे। जब वो क्रॉस कर रहे हो तभी भी आप क्या कर रहे हो? एनर्जी सेव कर रहे हो, क्योंकि अभी आपको सही तरीके मालूम पड़ चुके हैं। तो धीरे धीरे और बढ़ाओगे। 2 जेनों का यूनिट्स यहाँ पे थे, 2 जेनों का यूनिट और इकट्ठे कर लिए। यहाँ पे जब पहुंचे नो मैंस लैंड के उस तरफ पे, तो क्या आपको आगे 4000 यानी कितने? 60,000 करोड़ इकाइयां यूनिट्स, तब आप पहुंचते हैं किधर? उस तरफ। और वो जोड़े जाते हैं स्कोर को। इजाफा जो यहाँ होता है वो सिर्फ प्लस का ही अपेक्षित होता है। यहाँ पे बाद में क्या है? नेगेटिव होता ही नहीं, क्योंकि अभी आपको सही तरीके बिल्कुल ऐसा दिमाग में फिट हो गए कि कैसे आय केंद्र को काम कराना है, ई और एस से कैसे उनका हमेशा सपोर्ट लेना है, तो नेगेटिव वहाँ पे होता ही नहीं है। इसलिए बाद के 2 जेनों का यूनिट जमा करना बहुत ही आसान होगा। पहला 1 जेड यूनिट जमा करना बहुत मुश्किल, जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। फिर आपको आदत पड़ गई और आपका माइंड ट्रेन हो गया कि कैसे काम कराना है, तो आगे का सफ़र मुझे लगता है, अभी तो हमको तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जो भी लगता है कि ऐसा स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होगी, लेकिन एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको ईजिली जमा कर पाएंगे। फिर कोई पहुंचता है दूसरी तरफ नो मैंस लैंड के। जब कोई नो मैंस लैंड के दूसरी तरफ होता है तभी वो इस्तेमाल कर सकता है मुक्त इच्छा सही तरीके से, और इच्छित लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यानी इच्छित लक्ष्य जो उसका है वो पहुंच सकता है। एक बार उस तरफ पहुंच गए तो आपका गुरु, आपका सपोर्ट मिलता है, आपको आपके गुरु के रूप में मिलता है कोई अवतार या महाअवतार। फिर उसकी गाइडेंस में जब आगे बढ़ोगे तो आपका जो लक्ष्य है, और लक्ष्य क्या है हमारा? उसके बाद का लक्ष्य है सेक्शन 4 यानी खंड 4 तक पहुंचना है।
है ना, उस ब्रह्मांडीय चेतना की आत्मा के नजदीक जाना, आत्म साक्षात्कार करना है, तो वहां पे पहुंच सकता है। और वहां पे आपको दी जाती है मुक्त इच्छा कि आपको जो चाहिए, आप जो सोचोगे वो होगा। दैट इज फ्री विल, वहां पे आसानी से मिलती है। सिर्फ इस अवस्था से आगे ही संभव हो सकती है पूरी तरह से एकाग्रता, ध्यान और समाधि, यानी धारणा, ध्यान, समाधि। इसके बाद नो मैंस लैंड के बाद, यानी 4 जेड योगा यूनिट्स जमा होने के बाद अपने आप बिना किसी इफर्ट के आप किसी भी एक विचार को लंबे समय तक रख पाओगे बिना किसी तकलीफ के। जिंदगी के गुरुत्वीय खिंचाव के इंसान मुक्त हो जाता है, यानी वो इस्तेमाल कर सकता है मुक्त इच्छा सभी पहलुओं में। वही बोला, यानी जो जिंदगी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हमको नीचे खींचता है, उससे आदमी क्या हो जाता है, अब मुक्त हो जाता है और अब वो अपनी फ्री विल को बिल्कुल अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है हर एक पहलू में। जहां पे आप चाहो, जैसे आप चाहो, वो आपको घटित होगा। यही वो अवस्था है शुद्ध मुक्त इच्छा के इस्तेमाल की, और ये देती है जरूरी जोड़ छुटकारा पाने के लिए बंधन की अवस्था। अब जो हम बंधन की अवस्था में बैठे हैं, अटके हुए हैं, कि इन बंधनों में हम अटके हुए हैं क्योंकि हमारे पास उतनी तीव्रता है नहीं। जब इतनी हो जाएगी और हम धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करना शुरू कर लेंगे, तो फिर हम बंधन से क्या हो जाएंगे, यानी इन बंधन यहाँ पे कौन से, इंद्रियों के बंधन से, है ना। इसमें इसलिए जैनोगा के विचार जब आएंगे ना, महावाक्य, तो उसका पहला विचार यही है कि जो इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाता है वो भौतिक संसार से कहीं ऊपर उठ जाता है। ये जैनोगा का प्रथम वाक्य है, यानी अब क्या किया आपने, इंद्रियों के बंधन से आप मुक्त हो गए, इसलिए आप मुक्त इच्छा का इस्तेमाल कर पाओगे। परिणामी तीव्रता इंसान की हमेशा दर्ज कराई जाती है मानसिक बही खातों में इन शीर्षकों के अंतर्गत, किसमें, IESM तीव्रताएं अथवा आवर्तन इकाइयां कंपनों की इन तीव्रताओं के क्रमानुसार, यानी यहाँ पे ही रजिस्टर होती है। जो आपकी एनर्जी सेव करोगे ना, तो आई सेंटर की सेव हो गई, ओ भी प्लस है, ई की प्लस हो गई, एस की प्लस हो गई, तो जिस जिस सेंटर की प्लस होगी वहां पे वो सेविंग अकाउंट में सेव किया जाता है, जिससे आपका बैंक बैलेंस क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। यह स्कोर प्लस या माइनस हो सकता है और एक केंद्र में ही प्रबल हो सकता है, बाकी केंद्रों का बहिष्कार करके। एक औसतन व्यक्ति के केंद्रों की कार्यविधि सामान्य तौर पे कितनी होती है, 2482 के अनुपात में होती है IESM में। उचित तरीकों से यह अनुपात को बदला जा सकता है और उसे लाया जा सकता है आवश्यक अनुपात प्रकृति के जो नियमों अनुसार बना है। प्रकृति ने जो नियम अनुसार जो अनुपात बनाया है, आप 2482 को कन्वर्ट कर सकते हो। प्रकृति क्या चाहती है, हम चाहें 5221 तक उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रकृति के नियम अनुमति देते हैं इंसान को जमा करने के लिए 4 ज़ेन योगा यूनिट किसी भी अनुपात में, लेकिन आगे की प्रगति को वर्जित किया जाता है अगर सही अनुपातों को लागू नहीं किया गया। यानी किसी भी अनुपात में आपने 4 ज़ेन योगा यूनिट्स अर्जित कर लिए तो वो वहां तक अलाउड है, लेकिन आपको और जमा करने हैं तो आपका अनुपात हमेशा इसी रेशियो में होना चाहिए, किसमें, 5221 में। अगर ये अनुपात नहीं है तो आपको आगे और अक्यूमुलेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि अगर आपका अनुपात हमेशा ऐसा रहा कि 5221 ही है तो आप हमेशा आगे और बढ़ सकते हो। ऐसी असंगति प्रकृति द्वारा दोष के रूप में मानी जाती है। इस सीमा के परे यह आवश्यक होता है लय को पाना और ज़ेन यूनिट्स का सही अनुपात में होना। यानी 4 ज़ेन योगा यूनिट के बाद प्रकृति आपसे अपेक्षा करती है कि आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर लय होनी चाहिए, प्रॉपर अनुपात होना चाहिए, तभी आपको और अक्यूमुलेट करने की अलाउ करेगी प्रकृति, और जिससे आप क्या कर पाओगे, 2B से 3, 3 से 4 में जा पाओगे। जब कंपनों की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, वो स्थानांतरित हो जाती है श्रेष्ठतर वर्ग में, तो संभव हो पाता है इंसान के लिए सही अर्थ में धारणा कर पाना। यानी धारणा आप तभी कर पाओगे जब आपका श्रेष्ठतर वर्ग में आ गया। यानी क्या हो गया, अभी आपने 2 ज़ेन योगा यूनिट कम से कम अक्यूमुलेट कर लिए तो आप क्या कर पाओगे, धारणा कर पाओगे। जब वो स्थानांतरित हो जाती है श्रेष्ठतम में, यानी आपने क्या किया, 2 से भी ज़्यादा अक्यूमुलेट कर लिया, तो वो क्या हो जाता है, इंसान ध्यान कर पाएगा। पहले धारणा कर पाएगा सेक्शन 2B के माध्यम से, फिर सेक्शन 3 को लेगा तो ध्यान भी कर पाएगा। उस अवस्था के ऊपर होता है तादात्म्य, यानी जिसको कहते हैं समाधि की अवस्था पूरे अर्थ में। हालांकि वह पहले समाधि बीज सहित होती है और वो सही के करीब होती है। यानी पहले जैसे बताया पतंजलि मुनि ने भी 2 प्रकार की समाधि है, एक होती है बीज युक्त समाधि, एक होती है सबीज और एक होती है निर्बीज। स्टार्टिंग में सबीज समाधि आप हासिल करते हो, यानी आप पहुंचते हो, उस अवस्था में रहते हो और वापस आ जाते हो। और निर्बीज अवस्था ऐसी है जहाँ पे पहुंचते तो हो लेकिन वापस लौट के फिर कभी संसार में
आओगे नहीं। तो इसलिए वो सही के करीब है, यानी सभी समाधि होती है स्टार्टिंग में, जो कि आपका जब सेक्शन 4 खुल जाता है तब आपको वो अवस्था हासिल होती है। स्टार्टिंग में बीज सहित, बाद में निर्बीज। परिणामी तीव्रता के संग्रह से हम एकत्र करते हैं कुछ बल हमारी प्रणाली के अंदर, जो बढ़ाती है हमारे कंपनों को और निर्माण करती है, और एक ही स्तर के इंसान को जो हमें बनाता है आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ एक आम इंसान के मुकाबले। यानी जब हम इतनी कंपनों को जमा करते जाएंगे तो आपका जो रचना होगी वो आम इंसान से आप कहीं ऊंचा उठ जाओगे और आप खुद एक श्रेष्ठ इंसान बन पाओगे जब आपकी इतनी परिणामी तीव्रता को आप इकट्ठा कर पाओगे। पहले ही उल्लेख किए गए 4 केंद्रों के ऊपर होते हैं छठा और 7वां केंद्र, क्रमानुसार 5वां अथवा आयन केंद्र को 2 ही क्षमता होती है। आपको पता है आयन केंद्र यानी क्या है, आपका इंट्यूशन केंद्र है, या तो सहज प्रवृत्ति केंद्र, या तो सहज बोध केंद्र, इसको कहते हैं इंट्यूशन या तो इंस्टिंक्ट सेंटर। उसको क्या होती है, 2 क्षमताएं होती है, उसके क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन से 2 भाग होते हैं, 2A एंड 2B। तो सभी आंतरिक कार्य नसों के तथा और केंद्रों के उस पर फैले होते हैं। यानी 2A में सब चीजें फैली होती है, जो ऑटोमेटिकली सब चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सभी केंद्रों को, सभी ऑटोमेटिक गतिविधियों को कौन करता है, कंट्रोल, सेक्शन 2A। और सेक्शन 2B क्या करता है, यह प्रदान करता है योग्यता पहुंचने के लिए किसी भी समस्या के मूल कारण तक, और योग्य बनाता है गहरी सोच के लिए किसी भी विषय पर यह एकाग्रता कर सकता है, किसी एक विचार पर 10 से 15 मिनट तक, बाकी सब को बहिष्कार करके। यानी सेक्शन 2A ऑटोमेटिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है, सेक्शन 2B वो कर सकता है, किसी भी एक विचार को पकड़ के रख सकता है, बाकी सबको बहिष्कार करके कितने मिनट तक, 10 से 15 मिनट। यानी आपका जब सेक्शन 2B डेवलप हो जाएगा तो आप 10 से 15 मिनट तक धारणा का अभ्यास करने में सक्षम हो जाओगे। ये सेक्शन 2B की क्या है, प्रॉपर्टी है। और उससे आपको और ऊपर के केंद्रों से और अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन मिलेगी, यानी आगे क्या चीजें घटने वाली है उसका भी ज्ञान आपको होगा। और किसी एक विषय पे आप 10 से 15 मिनट तक आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी दूसरे विचार डिस्टर्ब करके आप धारणा का अभ्यास कर पाओगे। उसके माध्यम से भटकती हुई बुद्धि स्थिर हो जाती है सिर्फ किसी एक विषय के चिंतन में, जबकि डगमग होने वाला मन भटकता है अन्य उपपथों में। यानी अब ये जो मन है आपका, ये जो सेक्शन 1 है उससे बहुत ही भिन्न हो गया। यानी आपकी बुद्धि अभी क्या हो गई, एक जगह पे स्थिर हो सकती है किसी भी एक विचार पर, जबकि वो जो मन है कौन सा, वो उपपथों पे क्या होता है, भटकते रहता है। उसका नेचर है, क्योंकि उसका नेचर क्या है, पिक्चर बनाना, आजू बाजू में क्या हो रहा है उसके प्रति सचेत रहना है, इसलिए वो भटकता रहता है। जबकि ये क्या हो गया, मन आपका एक स्थिर हो गया, एक ही विषय पर बुद्धि को स्थिर कर सकता है। और जो डगमग वाला मन है वो भटकते रहेगा उपपथों में। डगमग होने का मतलब है वे लोग जो नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं विचारों को अथवा चिंतन करते हैं मन के खंड 1 से, यानी सिर्फ 4 केंद्रों के द्वारा। यानी ये डगमग वाला मन है जो हम कोशिश करते हैं कि हम किसी विषय पर क्या करें, एकाग्र मन को करने की कोशिश करें, जबकि वो तो क्या है, IESM के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका काम ही है डगमगा जाना, इधर से उधर, उधर से उधर। तो वो बेचारा डगमग करता रहता है और वो एक विषय पे स्थिर नहीं रह पाता। उपपथों में भटकना प्रकट करता है विभिन्न बहाव अथवा ताजा तस्वीरें बहुत तेजी से गठन की गई मन के खंड 1 द्वारा। यानी ये जो उपपथों में भटक रहे हैं हम लोग, वो किसके कारण भटक रहे हैं, क्योंकि हमारा जो IESM का नेचर है उसका काम है तेजी से तस्वीरें बनाना, फोटो बनाना। जो अराउंडिंग चल रहा है हमारे बाजू में उसका फोटो बनाते जाएगा, इसलिए हम लोग उसमें बहाव में भटकते जाते हैं। छठा अथवा पैरामेंटल केंद्र दिखाता है रास्ता बंधन से स्वतंत्रता का सिर्फ तभी जब पहले 4 ज़ेरोगा यूनिट इकट्ठे किए जा सकते हैं। यानी 4 ज़ेरोगा यूनिट आपने इकट्ठे कर लिए, आपने नोमैंस लैंड को क्रॉस कर लिया, आपका सेक्शन 2 अब डेवलप हो चुका है, तब छठा केंद्र अपना कार्य दिखाना शुरू करेगा। उससे पहले नहीं, तब तक छठा केंद्र आप भूल जाएं, तब तक खाली 5वां केंद्र, अभी आपने 4 यूनिट्स जमा किए, आपने नोमैंस लैंड को क्रॉस कर लिया, तो आपका सेक्शन 2 डेवलप होगा, और वो डेवलप हो गया तो आगे छठा केंद्र डेवलप हो सकता है। छठवां अथवा पैरामेंटल केंद्र आणविक स्तर पर कार्य कर सकता है, और 7वां अथवा पारलौकिक केंद्र किस पे करता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे। आपको बताया था कि छठा
जो नॉर्मली पहला सेक्शन है वो किस पे काम करता है, कोशिकीय लेवल, सेल्यूलर लेवल पे। सेक्शन 2B किस पे काम करता है, कोशिकीय आणविक लेवल यानी सेल्यूलर मॉलिक्यूलर। सेक्शन 3 किस पे काम करता है, मॉलिक्यूलर पे यानी खाली आणविक स्थल पे। और सेक्शन 4 किस पे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्तर पे काम करता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, जब अपेक्षित जेड यूनिट्स इकट्ठे किए जा चुके होते हैं तो छठवां केंद्र अनुरोध करता है सातवें केंद्र को कब्जे में लेने के लिए, और पहली बार वे दोनों हाथ में हाथ डालकर काम करने लगते हैं। यानी आपने 4 जेन्युगा यूनिट्स अक्यूमुलेट कर लिए, छठा यूनिट अभी एक्टिव हो गया, तो फिर वो क्या करता है, सातवें केंद्र यानी पारलौकिक केंद्र को भी क्या करता है, उससे मदद मांगता है, और दोनों फिर 6th और 7th क्या करते हैं, हाथ में हाथ मिला काम करते हैं, जो कि कभी होता नहीं है, हाँ ना, जो कभी नॉर्मली वो लोग को आते ही नहीं कोई भी मीटिंग में। लेकिन अब क्योंकि क्या है, आपने इतनी शक्ति अंदर जमा कर ली है, तो अब दोनों वो भी उत्तेजित हो गए हैं और वो भी काम करके आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था से आगे आकांक्षी को कोई दूसरा नहीं चाहिए और कोई कुछ भी नहीं चाहिए होता सिवाय उसके भीतरी मार्गदर्शक की। अंदर का मार्गदर्शक उसको मिल जाता है, क्योंकि कहा ना, गुरु आपके नो मैंस लैंड के उस तरफ आपका इंतजार कर रहा है, तो अंदर का मार्गदर्शक उसको मिल जाता है, तो फिर आकांक्षी को चाहिए कुछ भी नहीं, बाहर की वस्तुओं को आकर्षण बिल्कुल खत्म, वो अंदर ही इतना मस्त रहता है क्योंकि गुरु के साथ वो हमेशा रहता है और आगे प्रगति करता रहता है। और उसका छठा और सातवां केंद्र अब उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है और समझना है, और ज़्यादा इससे पहले कि पैरामेंटल केंद्र यानी जूनियर प्रबंध निदेशक सौंप दे उसकी जिम्मेदारी पारलौकिक केंद्र यानी सीनियर प्रबंध निदेशक को, जो जैसे कि ऊपर देखा गया है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। यानी अब तक जो पढ़ा है वो बहुत प्राथमिक है, हमें और पढ़ना है और समझना है और अभ्यास करना है, तब जाके हम लोग इतनी एनर्जी को इकट्ठा कर पाएंगे, और तब जाके 4 जेन्युगा यूनिट होगा, तब जाके छठा सेंटर 7वें सेंटर को हैंड ओवर करेगा, तब दोनों आपको मदद करेंगे, तब आपका गुरु मिलेगा। ये सब होने के लिए हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आपको ही करनी है। क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक, नो मैंस लैंड को पार करने तक कोई आपका मदद कर नहीं सकता आपके सिवाय। अब बोल रहे हैं इस विचार को गंभीरतापूर्ण से ले, यानी अब तक बताया ये केंद्र, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है, और अब इस विचार को बोल रहे हैं गंभीरतापूर्ण। यानी आपने इस चैप्टर में क्या सीखा कि हमें बहुत मेहनत करनी होगी, हमें अपने बैंक खाते को क्या करना पड़ेगा, भरना होगा, बहुत ही ज़्यादा यूनिट्स के साथ। परिणामी तीव्रता की क्रियाविधि को हमें बढ़ाना होगा, जो कि सामान्य लेवल में बहुत ही नेगेटिव या 0 होती है, उसको पहुंचाना है कहाँ तक, 2 जेन्युगा यूनिट्स यानी 30,000 करोड़ यूनिट्स, तब जाके CCS तक पहुंचेंगे। और फिर 60,000 करोड़ यूनिट्स यानी 4 जेन्युगा यूनिट्स तक बढ़ाना है, तब जाके हम नो मैंस लैंड क्रॉस पर आ गए हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत मेहनत करनी होगी। यानी हमारा प्रत्येक डिकोडिंग का जो ऑपरेशन है, जो कोडेड इम्पल्स आ रहा है हमारे अंदर मस्तिष्क में, IESM में टकरा रहा है, उसको प्रॉपरली डिकोड करना होगा, और उससे जो एनर्जी बचेगी वो हमें मदद करेगी इस बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से विचार बता रहे हैं। कौन सा विचार, गंभीरतापूर्वक सोचे इस चैप्टर के एंड में, कितना मैं रोज बढ़ाता हूं अपनी परिणामी तीव्रता के स्कोर को। यानी आप देखना है कि कैसे मैं दिन भर हमारे IESM के केंद्रों के जो झगड़ा चलता है उसमें झगड़ा नहीं होने देता हूं, और मैं बिल्कुल उनके सामंजस्य में रहता हूं। ये सामंजस्य में रहेंगे यानी मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं हुई, है ना, और मैंने हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली ध्यान से देखा, फिर हर एक डिसीजन को निकालने से पहले अंदर थोड़ा सा अंतर का निरीक्षण किया कि कैसा मेरा ई केंद्र है, कैसा IS केंद्र है, क्या उसकी मदद मिल रही है कि मुझे मिल रही है, उसके हिसाब से मैंने एक्शंस किए। तो क्या होगा, आपकी परिणामी तीव्रता क्या बढ़ेगी, नहीं तो क्या होगा, डिस्टर्ब रहेंगे और इधर उधर भटकते रहेंगे, तो परिणामी तीव्रता नेगेटिव रहेगी। कितना जल्दी मुझे आगे बढ़ना है, रोज जैसे उचित समय पर पहुंच पाऊं। उचित समय हमारे लिए तो यही जन्म है, हम तो चाहेंगे इसी जन्म में पहुंचे उस CCS तक, तो वही कह रहे हैं। लेकिन इसी जन्म में आपको पहुंचना है, तो उचित समय पे पहुंचने के लिए आपको उचित रोज प्रकार की तीव्रता को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। रोज आपकी परिणामी तीव्रता को आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बाकी विषयों से कट ऑफ करना पड़ेगा पूरी तरह से। यहाँ पे अंतर निरीक्षण 20 से अधिक बार, कल बोला था ना लेक्चर में कि 20 से अधिक बार रोज देखना है कि मेरे मन के विचार कैसे चल रहे हैं, वो डिस्टर्ब हैं
कि मस्त हैं, मैं अंदर से कैसे फील कर रहा हूँ, उसका मतलब अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं, यानी सब बरोबर चल रहा है और उसमें आपको बहुत आनंद भी आएगा। मैं ही देखता हूँ कभी कभी ऐसा संतुष्ट रहता हूँ कि एक दिन में मैंने एक पेशेंट 80 पेशेंट 100 पेशेंट देख लिए बिना किसी तकलीफ के, और किसी दिन जब डिस्टर्ब रहता हूँ तो 10 पेशेंट भी देखने को तकलीफ होती है। उसका मतलब क्या है कि आज का अंदर का मैकेनिज्म क्या है, बिगड़ा, इनका रेशियो क्या है, बरोबर काम नहीं, कभी ई काम कर रहा है ज़्यादा, कभी एस काम कर रहा है, कभी आई बरोबर नेगेटिव है, तो इस प्रकार से वो होता है ना, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर ये सब बरोबर बैलेंस में काम कर रहे हैं ना, तो बहुत स्मूथ दिन कटता है। और जिस दिन स्मूथ कटा ना दिन, उस दिन समझना कि आज मैंने क्या किया है, अपनी परिणामी थी यानी बैंक बैलेंस को क्या किया, खाते को मैंने बढ़ाया है। और जिस दिन लगा कि आज थका हुआ लगता हूँ, यानी बैंक बैलेंस खत्म हो गया, जो कल जमा किया था फिर वो आज कम कर दिया, तो जिससे मैं जल्दी क्या करूँ, वहाँ तक पहुँच पाऊँ। कितने प्रयास मैं रोज़ कर रहा हूँ उस छोर तक पहुँचने के लिए, उस छोर, वो ध्यान देना, वो छोर इंपॉर्टेंट है, वो एंड, और वो एंड है आपका CCS, और उसके बाद है नो मैंस लैंड को क्रॉस करना। तो कितना प्रयास मैं रोज़ कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं अपने ऊपर खुद को मेहनत करनी है। क्या मैं जागरूक हूँ जिंदगी और जन्म के उद्देश्य के प्रति? अपने को ये जो जिंदगी और जन्म का उद्देश्य है, 17 चैप्टर 17 चैप्टर इसी के ऊपर डिवोट किया डॉक्टर सैर जी ने, जहाँ पे हमको वो मैजिक फार्मूला बताएंगे जो आपको CCS तक पहुँचा देगा। तो वो भी वहीं पे यही कहते हैं कि आपको प्रति क्षण आपके जिंदगी और जन्म के उद्देश्य के प्रति क्या रहना है, जागरूक रहना है कि मेरा जन्म इस धरती पे हुआ है मौज मस्ती करने के लिए नहीं भाई, है ना, भोग विलासों के लिए नहीं। ये क्या, ये जन्म भूमि क्या है, ज्ञान भूमि है, बताया था ना, भोग भूमि नहीं है। वो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था, ये क्या है, ज्ञान भूमि। यहाँ पे हम लोग ज्ञान इकट्ठा करने आए हैं, भोग और विलासों में जन्म को गंवाने नहीं आए। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो ज्ञान इकट्ठा करेंगे और समझ की गहराई बढ़ेगी, उससे आपका क्या होगा, डिकोडिंग ऑफ द थॉट्स, यानी जो बाहर से इंटेंसिटी आ रही है उसको प्रॉपर डिकोड करोगे और आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, जो आपको उस अवस्था तक लेके जाएगा। लेकिन उसके लिए सारा दिन हमें उसके प्रति सजग रहना है, कोशिश करनी है कि हम इधर उधर बहाव में न बहें। बहाव में जो हम बह जाते हैं ना, तो उससे हमारी लीकेजेस होते हैं इन 4 के अंदर, जैसे बताया था, आई का लीकेजेस, ई का लीकेजेस, एस का लीकेजेस, उसमें हमारी तीव्रता क्या हो जाती है, घटते जाती है। और फाइनली हमारा बैलेंस फिर नेगेटिव में होता है, या तो थोड़ा पॉजिटिव या तो जीरो रहता है, जो कि हमें कभी मदद नहीं करेगा उस CCS तक पहुंचने के लिए। तो उस CCS तक पहुंचना है और उस नो मैंस लैंड को क्राउन करना है, तो ये हमेशा हमें दिमाग में रखना है। और उसके लिए ये चैप्टर 10वां चैप्टर बार बार पढ़ें, बिकॉज ये आपको प्रेरणा देगा, ये आपको एक ताकत देगा कि मुझे लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है 2 ज़ेन योगा यूनिट्स, 2 ज़ेन योगा यूनिट्स, 30,000 करोड़ आवर्तन इकाइयाँ, ये मेरा लक्ष्य है, उसको मुझे जमा करना है। जैसे कैसे बिजनेस करते हैं तो इतना करोड़ कमाना है हमें, है ना, तो हम लोग ये करेंगे, आगे अपना बिजनेस को एक्सपांड कर पाएंगे। तो अगर आगे अपने स्पिरिचुअलिटी के बिजनेस को एक्सपांड करना है, स्पिरिचुअलिटी के बिजनेस को एक्सपांड करना है, यानी ज़ेन योगा के हिसाब से क्या, सेक्शन 2B, सेक्शन 3, सेक्शन 4, वहाँ तक पहुँचना है। तो सेक्शन 1 जो हमारे पास उपलब्ध है, उनको सामंजस्य मिलाना पड़ेगा, और उनको कैसे सामंजस्य मिलाएं, आगे के चैप्टर्स हमें और डिटेल बताएंगे। हरिओम।